इस लेक्चर में प्रोटेक्टेड एरियाज एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स ESZ के बारे में डिस्कस करेंगे। ESZ को EFA के नाम से भी जाना जाता है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के बाद इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया केरल के कुछ हिस्सों में, लेकिन केरल में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई, केरल में विद्रोह स्टार्ट हो गया। जो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया उसके बाद स्टार्ट हुई, और इनका कहना था कि कम्युनिटी स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आना चाहिए, वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये इनकी डिमांड है। वन साइज फिट्स ऑल का मतलब क्या है? देखो, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो डिक्लेयर किया जाता है हमारे इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डिक्लेयर करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पूरा नाम है इस मंत्रालय का। तो ये जारी करती है, इसकी एक ही अप्रोच होती है हर किसी एरियाज में, चाहे कोई वेटलैंड हो, आर्द्र भूमि, या कोई मान लो नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, उसके आसपास का एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करती है। तो एक ही तरीका। तो इनका कहना, देखो कम्युनिटी को भी ध्यान में रख के ये डिक्लेयर किया जाना चाहिए एरिया। कम्युनिटी मतलब आसपास के एरिया में कोई लोग रहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट है, या वहाँ पे खेती करते हैं, इन सबको ध्यान में रख के, उस स्पेसिफिक एरिया को ध्यान में रख के कम्युनिटी स्पेसिफिक गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, ऐसी इनकी डिमांड है। और भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पर्टिकुलर केरल के पक्ष में क्या इसमें आर्गूमेंट है ये भी जानेंगे। और इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन कौन डिक्लेयर करता है, कैसे करते हैं और क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। ये मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर 3 के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए भी, और किसी का ज्योग्राफी का ऑप्शनल है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं कि कितना एरिया हमारे इंडिया में प्रोटेक्टेड एरिया है, कितना इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। जो प्रोटेक्टेड एरिया हमारे इंडिया में, इंडिया की लैंड का 5.26%, एटलीस्ट आपको ये परसेंटेज याद होनी चाहिए, 5.26% प्रोटेक्टेड एरिया है। प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है? देखो, नेशनल पार्क हैं, 108 नेशनल पार्क को, 564 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर रखा है। पहला तो ये याद रखना, कौन से एक्ट के अंदर, कौन सा कानून है जिसके अंदर गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करती है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। ये कानून आपको याद होना चाहिए। ये लगभग हर साल प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस में भी इससे रिलेटेड, इसके दायरे में घूमते फिरते क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं मेंस में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसके अंदर गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब देखो, जैसे ये है कोई जंगल है, यहाँ पे ये जंगल है, पूरा फॉरेस्ट है। अब किसी फॉरेस्ट को मान लो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, बायोस्फीयर रिजर्व, जंगल ये। बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता है हमारे इंडिया में कितने, अभी टोटल 18 है, 18। बायोस्फीयर रिजर्व का जो अंदर वाला एरिया होता है ये होता है कोर एरिया, इसके बाहर वाला एरिया होता है, इसे बोलते हैं बफर जोन, बफर जोन। इसके बाहर होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। जो कोर एरिया होता है ना, जनरली मोस्टली जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं इस कोर एरिया में डिक्लेयर करते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क होते हैं इस कोर एरिया में, हिंदी में बोलते हैं नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान। इसमें सारी एक्टिविटी बैन होती हैं, कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो सकती, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है। क्या आप जाके यहाँ पे पेड़ के पत्ते तोड़ सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। फॉरेस्ट ऑफिशियल आएंगे, आपको पकड़ के ले जाएंगे, अरेस्ट कर लेंगे। आप उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते हो। ये है प्रोटेक्टेड एरिया, कोर एरिया जो होता है। उसके आसपास का बफर जोन, इसमें कुछ साइंटिफिक एक्टिविटी अलाउ कर दी जाती है। मान लो कोई सफारी कर रहा है या कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है एनिमल्स पे या पेड़ों पे, उसके लिए बफर जोन में छोड़ दिया जाता है कि भाई साहब यहाँ कर लो जो कुछ करना है। इसके बाद फिर ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पे रेलवे लाइन भी हो सकती हैं, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकता है आसपास में, तो ये सब होता है। तो आप समझ गए होंगे प्रोटेक्टेड एरिया क्या हो गया, आप जाके वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। तो ये डिक्लेयर किया हुआ है अभी 564 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 108 नेशनल पार्क का अंदर प्रोटेक्टेड एरिया 5.26% है जो हमारी इंडिया का लैंड का। कौन से एक्ट के अंदर है ये एक्ट आपको याद रखना है। और किस मॉडल के आधार पर डिक्लेयर किया है प्रोटेक्टेड एरिया? फोर्ट्रेस कंजर्वेशन मॉडल के आधार पे। एग्जाम्पल की तरह देख सकते हो कि ऐसी एक्टिविटी जो रिजर्व फॉरेस्ट में अलाउ होती है लेकिन नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउ नहीं होती, इनकी परमिशन नहीं होती। रिजर्व फॉरेस्ट, मान लो कोई ये एरिया रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, दोनों में फर्क है, याद रखना। रिजर्व फॉरेस्ट भी और प्रोटेक्टेड एरिया दोनों अलग अलग चीज़ है।
प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, पेड़ का पत्ता, टहनी, कुछ भी, फूल, पत्ता, कुछ नहीं तोड़ सकते हो। रिजर्व फॉरेस्ट में आप ये परमिट आपको मिल सकता है करने का, रिजर्व फॉरेस्ट में आप कर सकते हो। ये फोर्ट्रेस कंजर्वेशन मॉडल। और क्या बोलता है ये मॉडल? देखो ये मॉडल इसलिए बनाया गया, फोर्ट्रेस कंजर्वेशन मॉडल, ये इस बिलीफ पे बेस्ड है, इस विश्वास पे, बिलीफ पे बेस्ड है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट जो आइडिया है वो प्रोटेक्टेड एरिया है, कि अगर किसी इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है तो उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाना चाहिए, ह्यूमन डिस्टर्बेंस से अलग। क्योंकि देखो अगर इसे प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर नहीं किया तो फिर तो कोई ह्यूमन आएगा, पेड़ काट के ले जाएगा, जलाने के लिए आएगा, यहाँ से पत्ते फूल तोड़ के ले जाएगा, कोई आएगा जंगली जानवरों का शिकार करेगा, ले जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए ह्यूमन सेटलमेंट से अलग, ह्यूमन डिस्टर्बेंस से अलग प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करना जरूरी है, ऐसा माना गया इस फोर्ट्रेस कंजर्वेशन मॉडल के आधार पे, अगर बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन करना है। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता, वैरायटी ऑफ लाइफ्स, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, चाहे ह्यूमन भी हों, प्लांट एनिमल हों, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हों, एक साथ रहते हों, वो ही है वैरायटी ऑफ लाइफ, जीवन की विविधता, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो कोई भी जंगल हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है जहाँ पे सब कुछ मिलता हो, ये बायोडाइवर्सिटी है। तो ऐसा माना जाता है जो लोकल पीपल होते हैं उस एरिया में, वो नेचुरल रिसोर्सेज का इर्रेशनल और डिस्ट्रक्टिव वेज में उसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकती है, यानी कि जैव विविधता को नुकसान हो सकता है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है, पर्यावरण को नुकसान हो सकता है वहाँ पे। इस वजह से फोर्ट्रेस कंजर्वेशन मॉडल के आधार पे बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन करने के लिए ये प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किए जाते हैं, ताकि ह्यूमन डिस्टर्बेंस से बचाया जा सके। तो आपको समझ आया होगा प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्टेड एरिया है ये प्रोटेक्शन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को डिक्लेयर किए जाते हैं, और किस एक्ट के अंदर किए जाते हैं, किस आधार पे, किस मॉडल के आधार पे किए जाते हैं, ये दोनों याद होने चाहिए। अब आते हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, ये तो प्रोटेक्टेड एरिया। फिर ECESZ क्या है, या EFA, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया, ये क्या है? जो प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया, इस पे आ जाओ, ये फिगर, ये जो एरिया है ये कोर प्रोटेक्टेड एरिया मान लो, नेशनल पार्क है कोर, ये प्रोटेक्टेड एरिया है। अब इसके आसपास का एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास का ये बफर जोन है, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो अगर बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है तो मान लो एक ही यहाँ पे नेशनल पार्क है, वो प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व तो है नहीं, अकेला नेशनल पार्क है, तो इसके आसपास का एरिया, इसके आसपास के एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देते हैं। कितना एरिया करना है डिक्लेयर, वो मिनिस्ट्री देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, स्टडी के आधार पे, सर्वे के आधार पे, कि कितना एरिया, 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, 3 का, 4 का, 50 तक तो अभी तक नहीं किया, 45 किलोमीटर तक किया है। हिमाचल प्रदेश में एक पिन वैली नेशनल पार्क है, उसका अधिकतर ये किया है। तो ये 0 से लेके 45 किलोमीटर तक हो सकता है अभी तक जो डिक्लेयर किया है। वो किस आधार पे करते हैं कि इसको जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे ये नेशनल पार्क था प्रोटेक्टेड एरिया, इस एरिया को बचाने के लिए कितना ऐसा एरिया डिक्लेयर किया जाना चाहिए जो शॉक एब्जॉर्वर की तरह काम करे। यानी कि अगर कोई एक्टिविटी मान लो यहाँ पे हो रही है, तो एक्टिविटी मान लो यहाँ पे रेलवे लाइन बना दी, या यहाँ पे ह्यूमन रह रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई हाउस बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, कुछ भी, तो इसका जो नुकसान होगा ये बनाने में, प्रदूषण होगा, ये यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को, जो कोर एरिया है, कोर एरिया में बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना हो, इस वजह से इतना एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया, ताकि जो नुकसान हो बाहर बाहर ये एरिया झेल ले। जो ये वाला एरिया है, मान लो ये वाला एरिया है, ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ कोर एरिया से बाहर, ये वाला एरिया झेल ले, और जो अंदर का कोर एरिया है इस पर कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करते हैं। अच्छा कितना है देखो, अभी तक ये अप्रोक्सीमेटली जो एरिया है प्रोटेक्टेड एरिया हमने देखा 5.26% है, और उसके आसपास का एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन वो है 3.4%, अप्रोक्सीमेटली है लगभग। ये है ESZ इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, या EFA इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया। लगभग 341 अब तक नोटिफाई कर चुकी है गवर्नमेंट, 341 ESZ 29 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरी में, जबकि 85 ESZ ऐसे हैं अभी नोटिफिकेशन उनको जारी करना वेटिंग में है, आगे जारी कर सकती है 85 ESZ का। तो टोटल एरिया याद रखना 3.4% है ESZ का, 5.26% है प्रोटेक्टेड एरियाज का, और दोनों को मिला के कितना हो गया 8.66%।
दोनों को मिला के प्रोटेक्टेड एरिया और ESZ टोटल एरिया हो गया 8.66%। तो ये आपको याद रखना है। तो अब थोड़ा डेफिनेशन अगर लिखनी है स्टैंडर्ड तो कैसे लिखोगे ESZ की, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया। ये देखो प्रोटेक्टेड एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टेड एरिया कोई भी हो सकता है, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो एक इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट की जाती है इन प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड। इंसुलेटिंग एयर मतलब इंसुलेटिंग लेयर डिक्लेयर की जाती है, एयर नहीं। तो ये लेयर ये होती है कि कोई एरिया डिक्लेयर कर दिया ताकि यहाँ पे कुछ भी हो वो नुकसान कोर एरिया तक ना पहुँचे। प्रोटेक्टेड एरिया है जो ह्यूमन और नेचर का डिफ्रेंशिएट हो सके, दोनों का अलग से डिफ्रेंशिएट हो सके, जो यहाँ पे अंदर नेचर है ह्यूमन की एक्टिविटी से बचाया जा सके उसे, इसलिए ESZ डिक्लेयर किए जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका डिक्लेयर करने का, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, शॉक एब्जॉर्वर की तरह, यानी कि कोई नुकसान होगा मान लो बाहर, इस प्रोटेक्टेड एरिया को बचाया जा सकता है। ESZ जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है वो बचा लेगा इस प्रोटेक्टेड एरिया को। दूसरा है ट्रांजिशन जोन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कोर एरिया है ये प्रोटेक्टेड एरिया, मान लो कोर एरिया, इसके चारों ओर ESZ डिक्लेयर किया तो ये ट्रांजिशन जोन है, ये ट्रांजिशन जोन क्रिएट किया, ये हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी कि ये तो देखो हाई प्रोटेक्टेड एरिया है और ये लोअर प्रोटेक्शन एरिया है, तो इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन जोन का काम करता है ESZ इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। नोटिफाइड और रेगुलेटेड बाई किसके द्वारा होता है, अब ये डिस्कस कर ही चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये नोटिफाई करती है। और कौन से एक्ट के तहत, देखो ऊपर तो डिस्कस किया था प्रोटेक्टेड एरिया कौन से एक्ट के अंदर डिक्लेयर करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कौन से ईयर का, 1972 का। इसमें अमेंडमेंट भी हो चुके हैं लेकिन ये आपको याद रखना 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करते हैं। लेकिन ESZ कौन से एक्ट के अंदर करते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। और कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दोनों फैक्ट याद रखने हैं, कौन से एक्ट के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री। और एक चीज़ और याद रखनी है, इस पूरे एक्ट में ऐसा कोई वर्ड, ऐसा शब्द लिखा हुआ नहीं है कि इसमें ESZ का कोई वर्ड, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, ऐसा कोई शब्द लिखा हुआ नहीं है इस एक्ट में, लेकिन फिर भी इस एक्ट के अंदर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए ही इस एक्ट के अंदर ये डिक्लेयर किए जाते हैं ESZ। क्राइटेरिया क्या है डिक्लेयर करने के, देखा जाता है कि यहाँ पे स्पीसीज कितने हैं जिनको प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे कितने हैं, इकोसिस्टम देखा जाता है वहाँ पे फॉरेस्ट सेक्रेट ग्रुप्स क्या है, जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर देखे जाते हैं कि आइलैंड है या रिवर का ओरिजिन हो रहा है, इनको प्रोटेक्ट करना है क्या, ये देखे जाते हैं। कितने एक्सटेंट तक, कितनी दूरी तक एक्सटेंड करता है ये, देखो ये इसकी ब्रेड और एक्सटेंट हो सकती है, यानी कि रीजन टू रीजन इसकी डिपेंड करती है। जैसे 0 से लेके 45.82 किलोमीटर तक प्रोटेक्टेड एरिया है हमारे इंडिया में। सबसे बड़ा है पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, उसके अराउंड ये 45.82 किलोमीटर तक का एरिया है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, तो इतना बड़ा भी हो सकता है। तो ESZ ये नोटिफाई किए जाते हैं फॉरेस्ट से बाहर, मतलब फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किए जाते हैं लेकिन प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर होते हैं। जैसे ये पूरा फॉरेस्ट है, ये अंदर का कोर एरिया है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, कोर एरिया बोल लो, ये कोर एरिया का मतलब अंदर वाला, इनसाइड वाला एरिया, और प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर रखा है कोर एरिया। तो इसके बाहर भी फॉरेस्ट ही है, तो फॉरेस्ट ये तो है लेकिन प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर वाला, जो किसके जुरिस्डिक्शन में आता है, किसके दायरे में आता है, ग्राम सभा के दायरे में, अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का ये एक्ट बना हुआ है। ये भी बहुत बार यूपीएससी ने 5-6 बार, आप 10 साल के क्वेश्चन देखोगे 5-6 बार प्रीलिम्स में सब में पूछा है, सब में। भाई साहब देखो कोई भी चीज़ मैं बेफालतू की नहीं बनाता हूँ इस चैनल पे, कोई भी एक भी लेक्चर नहीं मिलेगा आपको। और इतना भी बता दूँ, एक शॉर्ट का अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है शॉर्ट का, ऐसा कोई भी साल नहीं होगा उसमें से 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली ना आए। सिर्फ 72 से 75 क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे 15 से 20 सेकंड के लेक्चर, वो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो, उनमें से नहीं यकीन आता कोई सा भी यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा लो और मैंने वो 2 साल पहले के लेक्चर बनाए हुए हैं और देख लो, चेक कर लो, चेक कर लो, आप खुद चेक कर लो, फिर मुझे कमेंट करो। तो आते हैं इस पे, FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर 2006 का एक्ट बनाया था कि फॉरेस्ट ड्वेलर है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर का मतलब है जो निवासी हैं, जो रहते हैं जंगलों में, फॉरेस्ट में, उनके अधिकारों को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट पास किया और इसमें ग्राम सभा को पावर दी कि इसके पास जो आसपास, गांव के आसपास जो फॉरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट कौन करेगा,
ग्राम सभा। और ग्राम सभा क्या होती है? किसी भी गांव में जितने वोटर हैं, वोटर बात कर रहे हैं, और वोटर कौन होता है? जो 18 साल से ऊपर होता है उसकी वोट बनती है, वही वोट दे सकता है। भारत का सिटीजन तो होगा ही जो वोट दे सकता है। तो जितने भी 18 साल से ऊपर के हैं और जो वोट दे सकते हैं वो सब हो गए ग्राम सभा। ग्राम सभा में आते हैं सारे लोग नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे, जो 18 साल से नीचे के वो नहीं आएंगे, ये बात याद रखनी है। और सब आएंगे, चाहे बच्चा हो चाहे 18 साल से ऊपर का। बच्चा कहाँ रह गया, फिर तो एडल्ट हो गया। या चाहे लड़की हो, लड़का हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, तो ग्राम सभा में आएंगे 18 साल से ऊपर के जितने भी वोटर हैं। तो ग्राम सभा के पास पावर होती है प्रोटेक्टेड एरिया को फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर बचाने की। अगर कोई एरिया ग्राम के आसपास, गांव के, विलेज के आसपास है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर आता है। समझ आई बात? अब जान लेते हैं इशू क्या है। इशू से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया, कौन कौन सी एक्टिविटी और परमिटेड होती हैं, कौन कौन सी रेगुलेटेड होती हैं, कौन कौन सी प्रोहिबिटेड होती हैं। तो ये जान लो। यहाँ से इस पे आ जाते हैं। ये देखो, प्रोहिबिटेड जानते हैं पहले। प्रोहिबिटेड का मतलब जिन्हें रोक लगा दी जाती है कि ये नहीं कर सकते। पहला है कॉमर्शियल माइनिंग। माइनिंग, खदानों को नहीं खोज सकते उस एरिया में। मान लो ये था प्रोटेक्टेड एरिया और इसके चारों ओर ये डिक्लेयर कर दिया यहाँ तक, इस बाउंड्री तक ESZ, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। तो ये बीच वाला जो एरिया है, ये बीच वाला एरिया है, यहाँ पे कॉमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते, खदानों को नहीं खोज सकते, कोई सैंड माइनिंग नहीं कर सकते। कॉमर्शियल, कॉमर्शियल का मतलब क्या है? ट्रेडिंग करने के लिए, बेचने के लिए नहीं कर सकते। हाँ, ये है रेगुलेशन, ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हाउस वगैरह रिपेयर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में कोई अपना ज़रूरी है, वहाँ पे कोई सेटलमेंट था, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, उसके लिए इसे रेगुलेट किया जा सकता है, माइनिंग की जा सकती है। लेकिन कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए माइनिंग नहीं की जा सकती। ये वर्ड याद रखना, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। यहाँ पे मील्स वगैरह ये सेटिंग करना और इंडस्ट्रीज़ हैं जो पॉल्यूशन फैलाती हैं वो करना प्रोहिबिटेड होती हैं। कोई मील नहीं बना सकते, मील जानते हो आप? कोई पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज़ नहीं बना सकते जो वाटर, एयर, सॉइल, नॉइज पोल्यूशन करती हो, कुछ भी यहाँ पे नहीं सेट कर सकते, सेटअप नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। फायरवुड का यूज नहीं कर सकते कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। जंगलों से जो देखो जो लकड़ी हैं उनका कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज नहीं कर सकते। होटल वगैरह बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनको नहीं बना सकते। यहाँ पे मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, मेजर की बात हो रही, माइनर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रेगुलेट किए जा सकते हैं लेकिन मेजर नहीं। मेजर यहाँ पे वर्ड भी लिखा हुआ है, मैं मिटा देता हूँ इसे। ये देखो, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, ये प्रोहिबिटेड है। अच्छा, फिर परमिटेड क्या होते हैं पहले जान लेते हैं। रेगुलेटेड मतलब जिन्हें रूल्स रेगुलेशन के द्वारा परमिशन दी जा सकती है, उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। फेलिंग ऑफ ट्री, देखो बिना परमिशन के आप वहाँ पेड़ नहीं काट सकते। प्रोटेक्टेड मतलब इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में भी, प्रोटेक्टेड एरिया में तो काट ही नहीं सकते। इसी ESZ में भी नहीं काट सकते बिना परमिशन के। परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटी से, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अथॉरिटी हैं वहाँ पे जो अवेलेबल हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं जो। होटल नहीं बना सकते यहाँ पे, लेकिन अगर परमिशन ले ली तो बना सकते हैं, यानी कि रेगुलेटेड है। परमिशन लेने के बाद कोई मास्टर प्लान है तो बना सकते हैं। एग्रीकल्चर सिस्टम में कोई ड्रास्टिक चेंज करना हो तो परमिशन लेके कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सिस्टम में मान लो कोई ऐसी फसल उगानी है जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के लिए नुकसानदायक है, लेकिन अगर परमिशन दे दी, उसका ज़्यादा नुकसान नहीं है, कोई सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तो आप वहाँ पे वो खेती कर सकते हो। नेचुरल वाटर सिस्टम है, कॉमर्शियल यूज के लिए कर सकते हो यूज। रिवर का वाटर है, नेचुरल वाटर सिस्टम है, कर सकते हो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, लेकिन कब? जब परमिशन ले लोगे। परमिशन से ये सब कुछ कर सकते हो। ट्री गिराना, पानी का यूज करना, एग्रीकल्चर सिस्टम ड्रास्टिक चेंज करना, होटल बनाना, ये सब परमिशन से कर सकते हो, रेगुलेटेड होती हैं ये, बिना परमिशन के नहीं कर सकते हो। अच्छा, परमिशन फिर किस किस चीज़ की होती है? परमिशन होती है जो वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, या हॉर्टिकल्चर फल फूल की खेती कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी, वो कर सकते हैं जैसा कर रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये तो परमिशन होती है कि आप बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, हार्वेस्ट कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, खेती कर सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज कर सकते हो, नवीनीकरण ऊर्जा का, सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, इनका परमिशन ऑलरेडी है, इनकी परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप कर सकते हो। ग्रीन टेक्नोलॉजी कोई भी है उसका अडॉप्शन आप कर सकते हो, कोई भी ग्रीन टेक्नोलॉजी जिससे पॉल्यूशन ना फैलता हो वो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो बिना परमिशन के, ये परमिशन होती है। तो मोटा मोटा आपने क्या देखा? जो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे पॉल्यूशन नहीं होता, जो फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाती, उनकी परमिशन है। जो नुकसान पहुंचाती है उनकी परमिशन नहीं है। तो अगर देखो, अगर आपको सारी याद भी ना रहे और UPSC स्टेटमेंट में दे दे, तो आप अपना दिमाग भी तो लगा सकते हो कि इससे फॉरेस्ट को नुकसान होगा या नहीं होगा। तो वहाँ पे आप वो एक्सक्लूड कर सकते हो, हटा सकते हो स्टेटमेंट।
क्योंकि हर कोई थोड़ी ना इन सब चीज़ों के रट्टे मारेगा। अगर मार भी लिया आपने, चलो ठीक है, याद कर लिया तो ठीक है, फिर तो कर दोगे। नहीं भी याद हुआ तो दिमाग थोड़ा इतना लगाओ कि फॉरेस्ट को नुकसान किस चीज़ से होगा, किससे नहीं होगा, इतना दिमाग लगाओ। आते हैं नेक्स्ट उस पर, इशू क्या है जो अभी ये इशू रेज की जा रहे हैं। पहले जानते हैं जो कॉमन इशू हैं, कॉमन मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम है सारे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन से, वो जानते हैं। फिर केरल के रिगार्डिंग जानेंगे कि केरल क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, विद्रोह क्यों कर रहा है इनका ESZ नोटिफिकेशन का। तो पहले कॉमन इशू जानते हैं। पहला तो ये कि ये FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट है जो 2006 का, और पेसा एक्ट पंचायती या पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट है 1996 का, 1996 का। इन दोनों एक्ट से ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन की जो डिक्लेरेशन की जाती है वो इन दोनों एक्ट से कंप्लाई नहीं करती। बहुत बार इन दोनों एक्ट को कंप्लाई नहीं करती, यानी कि इनसे अलग होकर करती है। जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, ये क्या करता है कि जो भी इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव, यानी कि अकेला आदमी हो या वहाँ पे लोगों का ग्रुप हो, कोई समुदाय हो, कम्युनिटी हो, उनके अधिकारों की रक्षा करता है फॉरेस्ट राइट एक्ट। जो भी जंगलों में लोग रह रहे हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर, फॉरेस्ट लैंड पे रह रहे हों, चाहे प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रह रहे हों पहले से, ऑलरेडी मान लो पहले से लोग रह रहे हैं यहाँ पे और वो प्रोटेक्टेड एरिया बाद में डिक्लेयर किया है कि नहीं, तो वहाँ पे फॉरेस्ट राइट जो है, उनके अधिकार है, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। फिर इन लोगों को बाहर निकाला जाएगा प्रोटेक्टेड एरिया से, अलग जगह दी जाएगी, रिहेबिलिटेट किया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, कंपनसेशन दी जाएगी। समझ रहे हो बात। तो जब ये ESZ निकाले जाते हैं नोटिफिकेशन, तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, इससे कंप्लाई नहीं करते। यानी कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज कौन करता है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, ग्राम सभा के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो ग्राम सभा मैनेज करती है। और ग्राम सभा हमने ऊपर डिस्कस की क्या होती है, वोटर 18 साल से ऊपर के जितने भी हैं वो सब ग्राम सभा में आते हैं। तो इसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, यानी कि जो समुदाय के इकट्ठे सबका उन पे हक है। जैसे कोई भैंस चरा रहा है, गाय चरा रहा है, कोई ग्रेजिंग लैंड है, या कोई फॉरेस्ट ऐसा है जो जहाँ से आप लकड़ी लेके आ सकते हो, टूटी लकड़ियाँ हैं, कॉमन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, इन सब का मैनेज ग्राम सभा करती है। लेकिन इसमें ग्राम सभा का रोल रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता जब ESZ जारी किए जाते हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन की डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन दिया जाता है। सिमिलरली ऐसा ही पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया है, ये 1996 का एक्ट, ये भी ग्राम सभा को एम्पावर करता है कम्युनिटी रिसोर्सेज को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। फॉरेस्ट पे हो चाहे शेड्यूल एरिया में रिवेन्यू लैंड हो, इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, ग्राम सभा। लेकिन ESZ में ग्राम सभा का रोल रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो ये प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम, समझ गए हो आप। और ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 क्या है, देखो आप सबको पता है 73rd अमेंडमेंट किया गया और 74th अमेंडमेंट किया गया 1992 में, जिसके तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, संविधानिक दर्जा, और लोकल पंचायती राज सिस्टम में विलेज एरियाज़ में जो सरपंच के इलेक्शन होते हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, संवैधानिक दर्जा, जो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं सरपंच वगैरह के, संविधान के द्वारा उनको ताकत दी गई 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। लेकिन ये जो 73rd अमेंडमेंट है 1992 का, ये शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होता था, शेड्यूल एरिया इससे बाहर रखे गए थे। लेकिन ये पंचायती राज फिर 1996 में, 1996 में 4 साल बाद एक अलग से एक्ट बनाया शेड्यूल एरिया के लिए, ताकि ये पंचायती राज सिस्टम है, शेड्यूल एरिया में भी इलेक्शन वगैरह कराए जाएं और यहाँ भी सरपंच वगैरह के इलेक्शन हो। तो ये है पंचायती या पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, पेसा एक्ट बोलते हैं शॉर्टकट में। लेकिन जो है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, देखो अभी तक देखो इसने, हमने ऊपर डिस्कस किया ग्राम सभा के राइट हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972 1927 सॉरी 72 नहीं, उल्टा हो गया, 1927, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ये है 1972 का, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। इनसे कंप्लाई करे ऐसा ये, यानी कि ये जो एक्ट हैं तीनों, ये तीनों एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लेने की अभी तक कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया कि इन फॉरेस्ट एक्ट को पेसा एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ कंप्लाई करके इनमें कुछ संशोधन किए जाएं, अमेंडमेंट किए जाएं, ताकि ग्राम सभा के रोल को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। तो ऐसा भी कोई भी अभी डायरेक्शन नहीं दिए। तो ये है कॉमन इशू, कॉमन प्रॉब्लम। अब केरल की क्या प्रॉब्लम है, केरल क्यों विरोध कर रहा है, क्यों वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विद्रोह क्यों कर रहे हैं। अगर देखो आपने पूरा ध्यान से सुना होगा ना अब तक, आप खुद बता दोगे कि क्या कारण हुआ होगा। जैसे मैंने ऊपर बताया कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया किसी प्रोटेक्टेड एरिया से
चारों ओर। तो यहाँ पे कोई लोग भी तो रह रहे होंगे ना। यहाँ पे जैसे मान लो एक स्लाइड ले लेते हैं, ज़्यादा खिंचपिच हो गई। ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके चारों ओर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे तो ह्यूमन सेटलमेंट भी होगा, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी होंगी, यहाँ पे लोग खेती भी कर रहे होंगे, लेकिन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया, फिर ये एक्टिविटी थोड़ी ना होंगी यहाँ पे। ना मानव रहेंगे यहाँ पे, हटा देंगे उन्हें यहाँ से, कोई फैक्ट्री होगी हटा देंगे यहाँ से। तो जब ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करेंगे, इतने लोग जाएंगे कहाँ पे। और केरल में तो आपको बताओ वैसी ज़मीन कम है, छोटा सा स्टेट है, अब इतना एरिया ESZ डिक्लेयर कर दिया, तो ये लोग विद्रोह कर रहे हैं कि हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो, हमारी इंडस्ट्रीज क्यों बंद कर रहे हो, हमारी खेती क्यों बंद कर रहे हो। तो ये सारा मुद्दा है यहाँ पे। और पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। देखो वेस्टर्न घाट है जो सबको पता है आपको, गुजरात से लेके केरल तक फैला हुआ है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, वेस्टर्न घाट। ये केरल में जितनी भी ज़मीन है उसमें वेस्टर्न घाट 48% है, यानी कि केरल है जो, ये देखो यहाँ पे, ये केरल है, केरल का 48% एरिया वेस्टर्न घाट में आता है। और बाकी का 30% लगभग 30%, बाकी का बहुत बचा 52, लेकिन नियरली 30% है जो वो फॉरेस्ट है, उसमें जंगल है उसमें 30% में। अब जो वेस्टर्न घाट है वो तो पहाड़ों को तो वैसे बचाना, उस पर डायवर्सिटी इकोसिस्टम, उसके लिए अलग से गाइडलाइंस जारी होती हैं, तो उस एरिया में कुछ नहीं करना। 30% है लगभग, वो जंगलों में आता है। अब ये प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया, टोटल कितना हो गया, लगभग 78%, बचा कितना, लगभग 22%। क्या केरल के लोग सिर्फ इतने से एरिया में सब कुछ करें? समझ रहे हो आप बात क्या है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी झीलें हैं, लेक, कैनाल्स है, नहर, वेटलैंड है, आर्द्र भूमियाँ। लगभग ये 590 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है केरल की, ये कोस्ट लाइन है जो समुद्र से लगी होगी, 590 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। अब ये सबको गवर्न किया जाता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन लॉज के द्वारा, जो पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, ऐसे कानून के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है, इतनी सारी लैंड को, लेक्स, कैनाल, वेटलैंड, 590 किलोमीटर की जो भूमि है, वेस्टर्न घाट है, चाहे फॉरेस्ट है, इन सबको पर्यावरण से संबंधित, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1927, ऊपर देखा हमने, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इनसे गवर्न किया जाता है। तो सारी पावर किसके पास चली गई, मिनिस्ट्री ऑफ, बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई सारी पावर। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डिक्लेयर करती है ESZ उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे केरल में पॉपुलेशन है 3.5 करोड़, और पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ की 900 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, और नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा है। हमारी नेशनल एवरेज कितनी है, लगभग 342 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है, लगभग इतनी 2011 की सेंसस के हिसाब से 382 है, शायद 382 है, 342, चेक कर लेना एक बार, हमारी नेशनल जो पॉपुलेशन डेंसिटी है एवरेज, तो उससे कहीं ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे ज़मीन कम है, लोग ज़्यादा हैं, और इससे आप डिक्लेयर कर दोगे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, तो लोगों के लिए रहने के लिए कम एरिया बच गया, यही कारण हो रहा। आगे वही आता जाएगा, देख लेना आप। और सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी मान लो कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, कम से कम इस प्रोटेक्टेड एरिया के चारों ओर 1 किलोमीटर का एरिया, एटलीस्ट 1 किलोमीटर एरिया तो कम से कम उसे ESZ डिक्लेयर करना चाहिए केरल में, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा नलीफाई करने के लिए, वरना रूल बनाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से कम 1 किलोमीटर का एरिया ESZ डिक्लेयर करना केरल में, प्रोटेक्टेड एरियाज के चारों ओर। अब केरल स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी असेंबली ने यूनानिमसली एक साथ मिलके एक रिजोल्यूशन पास कर दिया अपनी विधानसभा में, असेंबली में। सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि आप देखो, स्टेट में जो ह्यूमन सेटलमेंट है, मानव जहाँ पे रहते हैं, फार्म लैंड है जहाँ पे वो खेती करते हैं, या पब्लिक इंस्टीट्यूशन है कोई सेंट्रल, मतलब कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है स्टेट का, उनको ESZ के स्कोप से बाहर रखो। यानी कि उन एरियाज को आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर मत करो, लेकिन वो एरिया जहाँ पे लोग भी रहते हैं, खेती भी करते हैं, वो एरिया भी ESZ में आ रहे हैं, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं विद्रोह। अब आपको ये सारा समझ आ गया होगा मुद्दा। कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, मतलब कि इसका उपाय क्या होना चाहिए। और देखो उपाय ये सबको पता है, जो माइनिंग एक्टिविटी हैं या अदर एक्टिविटी हैं, उनकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, वो घटते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। और गवर्नमेंट का रोल भी देखो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं होना चाहिए कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही बढ़ावा दे, डेवलपमेंट को बढ़ावा दे, बल्कि बैलेंस होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट
को ध्यान में रख के गवर्नमेंट को बैलेंस करना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को भी, और फॉरेस्ट ड्वेलर जो जंगलों में लोग रहते हैं उनके अधिकारों को भी, राइट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए साथ साथ। तो तब जाके कोई पॉलिसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को। तो यही था इसके बारे में।